नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। आज जो करंट अफेयर है वह है भारत और रूस के बीच संबंध। अभी जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वह रसिया के टूर पे हैं, तो रूस के साथ में डील हुए हैं काफ़ी सारे, तो इसी पे आज फोकस्ड है। भारत रूस संबंध कैसा है। सबसे पहले जब भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उसमें एक बैकग्राउंड देखना होता है आपको। रूस वर्सेस भारत, रूस और भारत। तो बैकग्राउंड में जाइए कि बैकग्राउंड क्या है पहले दोनों का। एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे आप, और पृष्ठभूमि के बाद लेके आएंगे वर्तमान समय, करंट करंट स्थिति क्या है दोनों देशों के बीच में, करंट स्थिति क्या है, इसको देखना होता है। देखिए, रूस जो है भारत का सबसे मजबूत फ्रेंड है इंटरनेशनल लेवल पे। हमेशा हर कसौटी में भारत का साथ दिया है। वह कश्मीर का मामला हो, चाहे आतंकवाद से संबंधित मामला हो, फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता दिलाने जैसे मामले हो, सभी पक्ष में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। हर परिस्थिति, हर चुनौती में एक मजबूत सहयोग के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई, उस सहयोग के रूप में, मित्र के रूप में। बदले में भारत ने भी रूस का हर परिस्थिति में समर्थन किया। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, भारत न तो रूस की आलोचना ही करता है, न तो ब्लेम करता है कि रूस आक्रमणकारी देश है यूक्रेन पे। फिलहाल हमको एक बैकग्राउंड पे जाना होगा। देखिए, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। सोवियत संघ, इस सोवियत संघ में 15 देश थे। जो सोवियत संघ था, ये अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी था हर फील्ड में, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस हो, स्पेस हो। तो सोवियत संघ और रूस, सॉरी, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी थे। सोवियत संघ का विभाजन हुआ 1991 में, ये 15 देश अलग हो गए और रूस इसका उत्तराधिकारी बना। किसका? सोवियत संघ का। वर्तमान में जो आपको रूस दिखाई दे रहा है, कभी सोवियत यूनियन का भाग था, सबसे बड़ा कंट्री था। तो एक बैकग्राउंड ये है छोटा सा। मेन भारत और रूस के बीच संबंध 1971 से स्टार्ट हुए हैं। बोलेंगे 1971 में भारत रूस मित्रता सहयोग संधि हुई। तो भारत और रूस के बीच 1971 में मित्रता सहयोग जैसी संधि हुई। फिर 2000 में दोनों फ्रेंड से आगे बढ़ के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए, बोलेंगे रणनीतिक साझेदार हो गए, रणनीतिक साझेदार, पार्टनरशिप हुई। और करंट में दोनों देश तो एक मजबूत स्थिति में है, फ्रेंडशिप के रूप में दिख रहा है। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पूर्ण रूप से रूस के साथ फ्रेंडशिप निभा रहा है। तो एक बैकग्राउंड देना है कि 1971 में भारत और रूस के बीच फ्रेंडशिप, और जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ 2000 में दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। इसके आगे करंट पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे कि दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के भी सालाना बैठक होती है। इसे बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो 2+2 वार्ता डायलॉग क्या है कि दो देशों के विदेश मंत्री, एक साइड से विदेश मंत्री रूस का, दूसरे साइड से भारत के विदेश मंत्री, एक साइड डिफेंस मिनिस्टर भारत का, दूसरे साइड से डिफेंस मिनिस्टर जो रहते हैं रूस के, ये दोनों हर साल मिलते हैं। 2+2 डायलॉग्स होता है। भारत का 2+ डायलॉग वार्ता जो है अमेरिका के साथ भी है, साथ साथ जापान के साथ भी है, तो रूस के साथ भी 2+2 डायलॉग चल रहा है। इसके अलावा क्या बोलेंगे, एक हो गया, दो, थर्ड, फोर्थ, दोनों कई सारे जो इंटरनेशनल या रीजनल ब्लॉक हैं उसके मेंबर हैं। जैसे ब्रिक्स के दोनों सदस्य हैं, ब्रिक्स, ऐसे लिखेंगे ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स एक ब्लॉक है, इसमें दोनों मिलते हैं। G20 में मिलते हैं, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, पुनः यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हर साल इनकी मुलाकात होती है। तो ऐसे करके भी मंच पे लगातार अपना सहयोग बनाए हुए हैं।
अब देखिए, जो सहयोग है भारत और रूस के बीच, ये दो तरीके से सहयोग होता है। भारत और रूस के बीच अंतर सरकारी एक आयोग है, तो इंटर गवर्नमेंट एक कमीशन है। ये कमीशन दो भागों में काम करता है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। क्या बोलेंगे? इंटर गवर्नमेंट कमीशन है। ये कमीशन के दो भाग हैं। आयोग, जो आयोग है ये दो पार्टों में डिवाइड है। एक साइड रूस और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों, ट्रेड से संबंधित, आर्थिक, साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक, टेक्निक और कल्चर सेक्टर हो, सांस्कृतिक, इन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भारत रसिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन है। पुनः रक्षा क्षेत्र में अलग से है, तो सैन्य टेक्निक सहयोग। तो ये कमीशन दो पार्टों में बटा हुआ है कि सैन्य टेक्निक सहयोग के लिए बिल्कुल भारत रसिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन अलग है। व्यापार के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक चीज हो, फिर आपका टेक्निक हो, ये कल्चर वाला सेक्टर हो, इसमें बिल्कुल अलग से क्या है आपका, तो इंटर गवर्नमेंट कमीशन है। अब एक एक पे आपको जाना होगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। फिलहाल एक ब्रीफ में आपको बैकग्राउंड देखना होगा किस तरीके से संबंध है। जैसे आर्थिक सहयोग लेते हैं, सबसे पहले भारत और रूस रूस के बीच इकोनॉमिक्स रिलेशन कैसा है, तो देखिए पृष्ठभूमि फिर से इकोनॉमिक संबंध। तो इकोनॉमिक्स रिलेशन है इंडिया और रूस का। सबसे पहले 2017 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड, जो देश थे देखेंगे, दोनों देशों के बीच ट्रेड $11 बिलियन का था। ये कब की बात है? 2017 का। 2023 चल रहा है, 6 साल। करंट में अभी 2023 में दोनों देशों के बीच ट्रेड $50 बिलियन से अधिक का है। देखिए, 11 बिलियन था 2017 में, 50 बिलियन हो गए, इतना उछाल हुआ। हर साल इकोनॉमिक्स 200% दर से, इकोनॉमिक सेक्टर में 200% दर से एक रिलेशन बन रहा है, अर्थात जो ट्रेड हो रहा है दोनों देशों के बीच 200% का जंप हो रहा है। तो 200% की दर से व्यापार बढ़े हैं। $43 बिलियन भारत व्यापार घाटे में है। क्या लिखेंगे? भारत व्यापार घाटे में है, ट्रेड डिफिसिट है, एक सम, अर्थात भारत का जो है एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो $43 बिलियन का नुकसान में चल रहा है भारत रूस के साथ इकोनॉमिक्स या ट्रेड के मामले में। तो ये करंट सिचुएशन है। एक बैकग्राउंड देख लीजिए आप कि 2017 में दोनों देशों में विशेष कुछ ट्रेड नहीं है, $10 बिलियन का है। 2023 आते आते $50 बिलियन का ट्रेड हो गया, फिर 200% की दर से ट्रेड बढ़ रहा है, हर साल हो रहा है। और $43 बिलियन भारत व्यापार घाटा में है। ट्रेड किसका सबसे अहम हो रहा है अभी करंट के डेट में, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे ऑयल। इस तेल के लिए, इस तेल के कारण ही भारत ट्रेड डिफिसिट में चला जा रहा है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से तेल क्या है, इम्पोर्ट ही कराता है अपना 80%। तो अब रशिया से तेल आयात करा रहा है, रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेड डिफिसिट है पूरा। इसी में जो ट्रांजैक्शन है, जैसे फाइनेंस, इसको लेके मामला आ रहा है, इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन है। देखिए, सारा जब ट्रेड हो रहे हैं तो रूस पे जो है प्रतिबंध है, रूस पे प्रतिबंध लगाया है वेस्टर्न कंट्री में। तो पश्चिम देशों ने रूस को स्विफ्ट प्रणाली, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रणाली है, उससे बाहर कर दिया, बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। तो कैसे आखिर दोनों देश अपना जो है ट्रेड को बैलेंस करें, जो इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, लेन देन कैसे हो, क्योंकि डॉलर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है रूस, डॉलर पे प्रतिबंध हो चुके हैं, कारोबार कर नहीं सकता है, एन यूरो में कर नहीं सकता है। रिजल्ट ये है कि रूस का रूबल और भारत का रुपया, इसके बीच ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन मामला है कि जो $43 बिलियन फेवर में है रूस, तो रूस चाहता है भारत जो है इसके कैसे भी करके भुगतान करे रूबल में, ताकि रूबल मजबूत स्थिति हो। और भारत चाह रहा है कि
जो रुपए हैं, रुपए में कैसे भी भुगतान हो जाए तो लेन देन आसान हो जाए। रिजल्ट ये रहा कि इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन का एक मुद्दा उठ रहा है, इसे सॉल्व करने में दोनों देश जुटे हुए हैं। अब भारत है कभी इसे युआन में करता है। युआन चीन की करेंसी है जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। तो कभी रूस को युआन दे रहा है, किसी अन्य देश की करेंसी दे रहा है, लेकिन भारी मात्रा में रुपया जो है वो रूस के पास आ गया है, क्योंकि 43 बिलियन डॉलर है, डॉलर के रूप में ना होकर रुपए के रूप में आ गया है। ये रुपया आखिर क्या करेगा रूस? तो रूस चाह रहा है कि कैसे भी ये रुपया भारत में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमा ले। अब है यहाँ पे दोनों पक्ष एक काम कर रहे हैं, वो काम है दोनों अपने जो है फाइनेंशियल सिस्टम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल सिस्टम। कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम और रूस का फाइनेंशियल सिस्टम आपस में जुड़ जाए, इससे दोनों का लेन देन आसान हो जाएगा, ट्रांजेक्शन भी आसान हो जाएंगे। साथ साथ में चीन को भी कोशिश किया जा रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ने का। तो अभी देख रहे हैं आप देसी करेंसी में ही ट्रेड हो रहे हैं। अब देसी करेंसी रूबल भी है, इंटरनेशनल करेंसी नहीं है रूबल, रुपया भी देसी करेंसी है। तो रुपया और रूबल में कारोबार हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है दोनों साइड से कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है, जैसे रसिया ऑनलाइन फाइनेंशियल सिस्टम है, तो भारत का भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि आसान हो। ये सब किस कारण से है? पश्चिम देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया गया है रूस को, इस कारण से ऐसा है। अदरवाइज रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो जाता, फिर डॉलर को रूबल में कन्वर्ट कर दिया जाता। तो ये है मामला आपका। पुनः इसी में इकोनॉमिक्स में और आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आता है निवेश को लेके, कि दोनों देशों का इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। उधर चाहता है रूस, क्योंकि इस पे प्रतिबंध लगे हैं, निवेश पश्चिम देश से नहीं आ रहे हैं, नहीं अमेरिका से आ रहे हैं। ऐसे में चाहता है रूस कि भारत इन्वेस्टमेंट करे। रूस क्या चाहता है? भारत निवेश करे। तो इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है, ये भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? तो साइबेरिया बेल्ट में करे। साइबेरिया। अब एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं कि साइबेरिया क्या है। अगर ऐसे मैप देखेंगे आप तो रसिया दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक यूराल माउंटेन दिखाई देगा आपको। इस साइड में यूरोप है और इस साइड में एशिया है। तो रूस जो है यूरोप एशिया दोनों में पड़ता है। ये पूरा इलाका जो आपको यूराल पर्वत की ओर दिखाई देगा, यूराल पर्वत ये है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। साइबेरिया। इस साइबेरिया में क्या क्या मिलते हैं? बोलेंगे साइबेरिया में हीरा है, सोना, हाइड्रोकार्बन अर्थात तेल गैस, और विभिन्न प्रकार के धातुएं। तो ये पूरा साइबेरिया इलाका है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर है। ऐसे में भारत क्या है? भारत ये हो गया अपना, ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है साइबेरिया में। कहाँ कर सकता है? साइबेरिया। तो आमंत्रण दे रहा है रूस कि जो इन्वेस्टमेंट की कमी वेस्टर्न कंट्री से हो गई है, पश्चिम के देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस अब तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिले? या तो चाइना से मिल सकता है, तो भारत से मिल सकता है। तो भारत को बोल रहा है इन्वेस्टमेंट करिए आप साइबेरिया बेल्ट में, गैस में, हीरा की खानों में, सोने की खान में, धातुओं में, और अपनी आवश्यकता जो भी है उद्योग से संबंधित, कंजप्शन से संबंधित पूरा करिए। तो ऐसे करके इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में, जो रक्षा क्षेत्र है। देखिए रक्षा क्षेत्र में मजबूत संबंध है दोनों के बीच। अभी भी 60% भारत अपना जो सैन्य उपकरण है, सेना के लिए जो भी उपकरण है, हथियार है, 60% रूस से मंगाता है भारत। कहाँ से मंगाता है? बोलेंगे रूस से मंगाता है। इसके अलावा दोनों मिलके, दोनों संयुक्त रूप से बहुत सारे उपकरणों का जो सैन्य हथियार है, उपकरण है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे दोनों संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, ब्रह्मोस
भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का मास्कोवा नदी, इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस बना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। आगे फिफ्थ जनरेशन का, तो बोलेंगे पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान दोनों मिलकर बना रहे हैं। पुनः भारत जो है सुखोई 30 का प्रोडक्शन कर रहा है, लाइसेंस मिल गया रूस से। सुखोई 30 फाइटर जेट हैं। उधर पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं। फिर इस साइड बोलेंगे एसएल राइफल AK-203 है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग होगा भारत में। T-90 टैंक है। T-90 टैंक ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लाइसेंस दिया हुआ है। पुनः जो हमारा विक्रमादित्य है, INS विक्रमादित्य विमान वाहक जहाज है। भारत के पास विमान वाहक जहाज है। विमान वाहक जहाज जो जल में चलती है, अपने साइड फाइटर जेट को कैरी करती है, विक्रमादित्य। भारत के एक राजा थे विक्रमादित्य, उनके नाम पे रखा गया INS विक्रमादित्य विमान वाहक जहाज। भारत के पास है, इसको बनाया है रूस ने। रूस ने मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को दिया है। कुल मिला के डिफेंस सेक्टर में एक मजबूत रिलेशन है। भारत अभी भी बहुत सारे चीजों के लिए रूस पे निर्भर है। देख सकते हैं, मिसाइल हो, टैंक हो, विमान वाहक पोत हो, फाइटर जेट हो, इन सब पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद तो S-400 का मैंने उल्लेख नहीं किया, जो सुर्खियों में रहता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो भारत के पास अभी तक नहीं है। वो S-400 भी रूस से मिलेंगे। तो डिफेंस सेक्टर में ऐसे करके आपको दिखाना होगा। और इसके बाद है परमाणु सेक्टर के क्षेत्र में। देखिए, परमाणु टेक्निक एक शब्द आ रहा है न्यूक्लियर सेक्टर में। दोनों देश चाहते हैं कि मिल के परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरीके से करें, शांतिपूर्वक करें। तो परमाणु क्षेत्र में नाभिकीय क्षेत्र बोलिए इसे, कुंडम कुला एक षडयंत्र है। कुछ फैक्ट लिखना है। कुंडम कुला नाभिकीय षडयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुंडम कुला न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। ये कौन बना रहा है? बोलेंगे रूस की मदद से बन रहे हैं। इसमें रूस का टेक्नोलॉजी लग रहा है, रूस मदद कर रहा है, बन रहे हैं तमिलनाडु में। कुंडम कुला नाभिकीय षडयंत्र, इस पे एग्रीमेंट हो गया है। साथ साथ में भारत व रूस दोनों मिलके बांग्लादेश के रूपपुर में नाभिकीय षडयंत्र भी लगा रहे हैं, परमाणु रिएक्टर लगा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश अपनी एनर्जी को पूरा कर सके। बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। तो ऐसे करके परमाणु टेक्नोलॉजी में एक मजबूत संबंध है। तो हमारे काफ़ी सारे रिएक्टर भी रशियन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। रसिया अपनी हाई टेक्नोलॉजी भारत को देता है। इसके अलावा दवा क्षेत्र लीजिए, दवा क्षेत्र में दोनों के बीच एग्रीमेंट है, समझौता है। अब यहाँ पे औद्योगिक सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, करंट में चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है। क्या बोलेंगे? चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति। ये चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है? ये चौथी औद्योगिक क्रांति में जितने भी नई टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और 3D, ये जितने हैं चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित है, इनको बढ़ावा देगा। तो भारत और रूस चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं, मिल के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे ड्रोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्निक। फिर इसमें आगे क्या बोल रहा है कि साइबर हो, रोबोटिक्स हो, इन सारे का प्रयोग करके मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा। अब वो जमाना नहीं है जब
आदमी अपना श्रम लगाएगा। अब यहाँ पे मशीनें काम करेगी। ऐसी औद्योगिक क्रांति जहाँ प्रोडक्शन मशीनें करेगी, चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। ड्रोन ड्रोन सप्लाई करेगा, दवा हो, खाद्य पदार्थ हो, कुछ भी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव का काम आसान कर देंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, गणना आसान हो जाएगी, हैक भी नहीं किया जा सकता। नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे कण, ये सारा सेक्टर अर्थात औद्योगिक क्रांति में आपस में सहयोग कर रहे हैं। लगातार जो भी टेक्नोलॉजी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है दोनों के पीछे। $50 बिलियन का कारोबार है, आगे बढ़ना भी है, इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच एक टाइम था कि $100 बिलियन का कारोबार पहुंच गया था, जिसमें चाइना हमेशा से ट्रेड सरप्लस में रहा। भारत को हमेशा नुकसान हुआ। एक बार थोड़ा फैक्ट और समझ लीजिए। भारत इधर भारत सॉरी रूस और चीन, तो एक साइड भारत रूस है, इन दोनों के बीच तो $50 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। $43 बिलियन का भारत नुकसान में है। और इस साइड रूस और चीन के बीच $200 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। अब देखिए, यहाँ मात्र $50 बिलियन का है। अभी तो ट्रेड और बढ़ना है 4 गुना, तब जाके चीन के बराबर पहुंचेगा भारत। इधर रूस जो है पूरी तरीके से चीन पे इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजप्शन करने के लिए, सामान के लिए निर्भर हो चुका है। तो चाइना अभी मास लेवल पे रूस को सामान सप्लाई कर रहा हो, चाहे ट्रक हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, प्लस दोनों के बॉर्डर लगते हैं तो आवागमन आसान हो जाता है। फलस्वरूप रिजल्ट है $200 बिलियन का ट्रेड अपने आप में रूस चीन के बीच बहुत ज़्यादा है, भारत की तुलना में 4 गुना अधिक है। भारत को दिक्कत है कनेक्टिविटी का। एक बार थोड़ा कनेक्टिविटी को देख लीजिए कि भारत सीधा एक्सेस नहीं कर पाता है, काफ़ी दिक्कतें आती है भारत को। एक साइड ये भारत है और भारत की इस साइड में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। वो ना इस साइड में लाल सागर आपको दिखाई देंगे, और ये पूरा इलाका क्या है, रूस है। तो ये रसिया है, लेकिन बीच में क्या है आपका, ये पूरा इलाका चीन का है। इसके इस साइड में ही रूस है। तो इस साइड तो हिमालय माउंटेन क्षेत्र है, आवागमन हो नहीं सकते, कनेक्टिविटी है नहीं। इस साइड पाकिस्तान जो है बाधा है भारत के लिए रूस तक पहुंचने के लिए। तो भारत इस सिचुएशन में फारस की खाड़ी का इस्तेमाल करता है। फारस की खाड़ी, फिर लैंड के जरिए, या दूसरा है कि आपका जो लाल सागर वाला इलाका है, लाल सागर, अर्थात भारत के पास दो मार्ग है, फारस की खाड़ी से फिर लैंड के जरिए रसिया तक एक्सेस करे, या फिर लाल सागर के जरिए काला सागर में जाए, उसके बाद रूस तक एक्सेस करे। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत और रूस आगे आए हैं। भारत और रूस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, पूरा नाम है। एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे भारत और रूस जुड़ जाए और ट्रेड आसान हो। साथ साथ में जो कंट्री रूस और भारत के बीच में है, इनको भी जोड़ दिया जाए। तो एक रोड बनाना, रेल मार्ग का निर्माण, और फिर पाइपलाइन का निर्माण, संचार लाइन का निर्माण है। तो इसका पूरा नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, परिवहन गलियारा। इस पे भी लगातार दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर फील्ड में मजबूत संबंध है दोनों के बीच में। आप लिख लेंगे कि जो कनेक्टिविटी की, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, उस पर भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मजबूत संबंध है। इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे धीरे धीरे काम हो रहे हैं, भविष्य में रिजल्ट अच्छा आएगा। जिसमें ईरान को भी जोड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान भी जुड़ जाए, सेंट्रल एशिया के देश जुड़े। एक बार करंट सिचुएशन देख लेते हैं, किस किस मुद्दे पे बात हुई है। अब यहाँ पे करंट जुड़ जाएगा। एक कन्वेंशनल बैकग्राउंड देने के बाद करंट जोड़ देंगे थोड़ा सा। करंट स्थिति कि 5 दिन के टूर पे हैं, तो बात किस किस सेक्टर पे हुआ है
तो सबसे पहले रसिया यूक्रेन मुद्दा, रूस यूक्रेन मुद्दे पे बातचीत हुआ। देखिए भारत जो है ये रूस का आलोचना नहीं किया हुआ, सारे वेस्टर्न कंट्री ने रूस को आक्रमणकारी घोषित किया, इस पे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने आलोचना नहीं की, क्योंकि रूस ने हमेशा से भारत का मदद किया है। 1971 में मदद करना हो, कश्मीर के मामले पे हो, आतंकवाद से संबंधित हर मामले में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। ऐसी सिचुएशन में भारत ने भी आलोचना करने से बचा। और भारत का कहना है जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन का संकट था, जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, इसका समाधान कैसे हो, भारत का कहना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत बार बार लगातार 2 साल से एक ही चीज बोल रहा है, राजनयिकी माध्यम से, वह संवाद के जरिए, इसको नोट करिएगा आप। भारत का कहना है राजनयिकी माध्यम से संबंध मजबूत बने, ये सुधरे, और संवाद, दोनों देश मिलकर डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता अपनाइए। बीच में कोई कंट्री नहीं आएगा, रूस और यूक्रेन दोनों आपस में मिलजुल के वार्ता करके समाधान करें। तो आलोचना भी नहीं किया और स्पष्ट रूप से विचार रखा। दूसरा, अफगानिस्तान के मामले में, अफगानिस्तान क्या है, तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, आतंकी संगठन है तालिबान, तो लगातार वहाँ से सिचुएशन बहुत ही बदतर है, मानवीय अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है, तो महिलाओं की स्थिति दुर्गत है। इस सिचुएशन पे बात हुआ, तो अफगानिस्तान के मुद्दे पे बातचीत है। 3 नंबर गाजा के मुद्दे पे, जो इजराइल और हमास युद्ध है, तो गाजा के मुद्दे पे मानवीय अधिकार को लेके प्लस गाजा को लेके फिलिस्तीन के राइट्स को लेके भी बातचीत हुआ। चौथे नंबर पे है ब्रिक्स, बोलेंगे ब्रिक्स को लेके बातचीत है। G20 को लेके, SCO को लेके भी बातचीत लगातार हुई है। तो ये सारे करंट के मुद्दे हैं, इसमें से एक ना एक हर एग्जाम में आते हैं, मेंस में फिक्स है कि आएगा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। तो ये है आपका भारत रूस के बीच संबंध। स्पेस भी है, तो अगर थोड़ा सा अगर हम स्पेस भी देख ले तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष सहयोग। देखिए भारत का जो सबसे पहला रॉकेट जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वह था रूस की मदद से सोयूज नामक रॉकेट का इस्तेमाल करके आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। अर्थात भारत ने जो अपना आर्यभट्ट सैटेलाइट उपग्रह छोड़ा, वो रसिया की मदद से छोड़ा था। आर्यभट्ट 1975 की बात है। तब से रूस हमेशा से भारत को मदद करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी देने में भी रसिया ने बहुत मदद किया भारत को। भारत का इसरो और जो रूस की कॉस्मोस है, उन दोनों के बीच एक मजबूत संबंध है। तो बोलेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत संबंध है। ग्लासनोस इसका खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कुल मिला के जो रूस है स्पेस में एक सुपर पावर कंट्री है, सभी को पता है। तो रूस के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, रॉकेट से संबंधित, ईंधन से संबंधित, इवन भारत का गगनयान हो, अंतरिक्ष में जो आदमी को भेजना है भारत को, गगनयान प्रोजेक्ट है, इसमें भी रूस मदद कर रहा है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक मजबूत संबंध है, और तमाम है इन्वेस्टमेंट से लेके डिफेंस और अच्छा टेक्निक जो भी है। इस तरीके से आज का ये है वीडियो। बने रहिए टू डू वाइज पे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट करंट अफेयर में।